हमें पहले स्टडी करना पड़ेगा ऑनलाइन अटैक्स को, ठीक है। उसके बाद जो है हम फिर अगर हम ऑनलाइन अटैक से फेमिलियर नहीं है कि किस नौयत के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, तो हमें बेसिकली पता नहीं चलेगा कि ई कॉमर्स की दुनिया में ऑनलाइन अटैक्स किस नौयत के होते हैं और आप एज एन ई कॉमर्स मर्चेंट इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, अपने पास जो है आप एक प्लीज पेन पेपर रखिएगा, अपने पास जो है प्लीज आप एक पेन पेपर रखिएगा, और क्योंकि आपको कुछ चीजें नोट डाउन करनी है आज, सही है। अच्छा, एवरीवन प्लीज बी रेडी, कीप अ पेन पेपर विद यू। ज़हीर ने मुझे टेक्स्ट किया कि ज़हीर हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ऐसा है कि अच्छा ज़हीर आ गए हैं। यस मैम, आ रहे हैं जी। तो सेशन को जो है मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको ये मैं यूट्यूब का लिंक भी भेज दूंगी, ठीक है, सही है। लेकिन आप प्लीज़ कोशिश करें कि हमारे साथ रहें सेशन में आज, ठीक है। अच्छा एक मैं मैसेज फ्लोट कर दूँ आपने क्लास में के स्टूडेंट्स, अभी क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने जो है स्टूडेंट्स में काफ़ी कॉन्टेंट कवर करना और आपकी क्लासेस प्रॉपरली हुई नहीं है बीच में, ठीक है। मैंने बाकी क्लासेस जिनको मैं पढ़ा रही हूँ उनके मेकअप साथ साथ हो रहे थे, तो मैं बाकी सेशंस में बाकी क्लासेस में मैं कोई 11वें सेशन पे हूँ, ठीक है। आपके साथ मेरा ख्याल है कोई 8 सेशन है मेरा आज, आपके साथ मेरा कोई 8 सेशन है आज शायद, ठीक है। 8 है या 9 है, आई एम नॉट श्योर, वो आप LMS में जाकर देख लीजिएगा, तो आपको देख लें कि हम कितना पीछे हैं। तो हम इंशाल्लाह जो है इन्हीं वीक्स में, करीबी वीक्स में हम इनको, ये आपका मई आ रहा है ना, तो हम मई में ही इन सेशन को पूरा करके हम रेगुलर काउंट पे आ जाएंगे, ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, थैंक यू, गुड टू हैव यू ऑन बोर्ड, सही है। तो हम कुछ सेशन जो है लाइन अप करेंगे, तो प्लीज काइंडली कोऑपरेट विद योर क्लास CR काशिफ, ठीक है। और क्लास स्टूडेंट्स हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा प्लीज। जो एक्स्ट्रा जो मैं आपकी मेकअप क्लास ले रही हूँ वो मैं ले लूंगी, क्लास में 2 स्टूडेंट्स भी होंगे तो मैं क्लास ले लूंगी, ठीक है, सही है। अच्छा मेरा टाइमिंग जो अवेलेबल है अभी आपके रमज़ान के स्केड्यूल में, वो फ्राइडेज का है फर्स्ट हाफ का, ठीक है, एनी टाइम फ्रॉम 10 o'clock to 2:30, ठीक है। और मंडेज को भी मैं आपको सुबह 10 बजे से कोई भी टाइम 2:30 बजे तक का मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। मैंने काशिफ से कहा है कि आप इन 2 दिनों में कोई भी स्लॉट अरेंज कर लें और मुझे पहले बता दें, क्योंकि मुझे आपका लेक्चर प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। काशिफ बेटा आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? यस मैम। ठीक है। अच्छा आप सबने प्लीज काशिफ के साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है, सही है, प्लीज काइंडली कोऑपरेट विद हिम। अच्छा तो मैंने आपके साथ चैप्टर स्टार्ट किया था सिक्योरिटी पेमेंट्स पे। अजम्पशन ये है कि आप ई कॉमर्स कंपनी हैं, कि आप अगर बाकी कॉमर्स कंपनी से स्टडी करते हैं तो ई कॉमर्स की दुनिया में जब पेमेंट्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो थ्रेड्स किस किस तरह के होते हैं और किस तरह से जो थर्ड पार्टी होती है वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, ट्रांजैक्शन से फ़ायदा उठा सकती है, ठीक है। अच्छा अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं आपके सामने एक आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसमें वर्ल्ड्स वर्स्ट वायरसेस इन कंप्यूटर्स जो हैं वो हिस्टोरिकली वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आई एम शेयरिंग अ वीडियो विद यू, इट शेयर्स विद यू द 15 वर्स्ट कंप्यूटर वायरसेस इन हिस्ट्री। ये सारे आप वीडियो जरा देखिएगा, आप फेमिलियराइज हुआ आप क्या अटैक्स किस किस नौयत के होता है, ठीक है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो टुगेदर। From holding your files ransom to grounding military aircraft, we count 15 of the worst and most damaging computer viruses in history. Number 15. In September 2013, Dell SecureWorks first observed a ransomware Trojan infecting Microsoft Windows. CryptoLocker spread via email attachments and an existing botnet. After encrypting files on the affected PCs, the virus would then display a message that offered to decrypt the data for a payment in either Bitcoin or prepaid cash voucher. Operation Tobar, an international collaboration, managed to isolate CryptoLocker in May 2014. Nevertheless, the creators were believed to have extorted around $3 million. Number 14. In 2001, a Dutch programmer created a worm virus which tricked recipients into opening a message that strongly suggested they would get a personal glimpse of Anna Kournikova. The tempted recipients would then trigger a malicious program that plundered their Outlook address book. The virus would then forward itself to every address it found. The flood of emails it unleashed paralyzed servers all over the world.
It became so notorious, it even featured in an episode of Friends. Number 13. Created by a 17-year-old boy named Sven Jastjön and released on his 18th birthday, Sasa and Netski were first discovered in 2004. Sasa attacked through a Microsoft Windows security weakness, making it difficult to use and shut down a PC, while Netski went through emails with spoofs, causing DOS attacks through huge volumes of traffic. Sven later claimed to have written the Netski worms in order to remove infection of the MyDoom virus from victims' computers. On July 8, 2005, he received a 21-month suspended sentence. He later received 3 years probation and 30 hours community service in a retirement home. Number 12. Appearing first in October 2001, the Klez virus spread through emails. There were a number of variants that plagued the internet for several months, some acting as worms and some as Trojans. It could disable antivirus software and then pose as a virus removal tool. As it spread, some hackers adapted it to be more effective. It ransacked address books and could be programmed to spam recipients with multiple emails. Number 11. In 2008, a super virus appeared. Conflicker infected millions of computers worldwide, including government, business, and home PCs in over 200 countries, making it one of the largest known computer viruses in history. With the ability to crack admin passwords and copy itself to USB drives, it caused considerable panic as it infected many high-security networks, including the French Navy, forcing aircraft to be grounded. The UK Ministry of Defence reported it has spread onto Navy Star desktops aboard Royal Navy warships and submarines. Number 10. CIH, also known as Chernobyl, first appeared in 1998. It is one of the most damaging viruses, overwriting information and in most cases overwriting the system BIOS. The virus was spread via an infected firmware update to Yamaha CD drives and a demo version of the Activision game Sin, causing damages in the region of $1 billion. The virus is still around, although it only infects Windows 95, 98 and ME. Number 9. Just 1 week after the events of 9/11, a new virus emerged. Nimda, admin spelled backwards, was the fastest replicating attack of its time, becoming the internet's most widely spread worm within just 25 minutes of its release. It slowed down entire networks, causing many systems to crash entirely. Due to the timing of its discovery, it has been speculated that it was created by a government or terrorist organization. Number 8. In general, most Mac users feel relatively relaxed about the safety of their machines. Because Apple produce both hardware and software, the systems are far more closed than PCs. However, in 2006, hackers got in through the iChat instant messaging program with a corrupted file that looked like an innocent JPEG. As Macs become more commonplace, expect more attacks on their integrity. Number 7. Surfacing in 2007, Storm Trojan infected thousands of computers. Users would be lured into opening emails with subjects such as 230 dead as storm batters Europe and naked teens attack home director. Once the attachment was opened, the Trojan implanted a service that passed data to other infected computers, each becoming a zombie in a botnet, a huge global network of computers enslaved by Storm Trojan, each computer attempting to infect others with the aim to control the processing power of every single PC on the planet. It was eventually contained, but only after millions of man-hours trying to halt its activity. Number 6. Created by David L. Smith, who named it after a Miami-based stripper, Melissa was ironically not designed to create harm. However, it spread so quickly that it overloaded servers. Melissa was spread via a file that contained passwords for 80 pornographic websites to a Usenet group called alt.sex. As soon as the email recipient opened the file, it would attempt to email itself to the first 50 email addresses it could take from the computer. The FBI reported it as wreaking havoc on government and private sector networks. Smith was fined $5,000 and served 20 months in jail. Number 5. In 2003, SQL Slammer, also known as Sapphire, hit the net.
doubling its infections every few seconds, the Slammer virus infected nearly half the internet servers in just 15 minutes. Its main targets were companies running SQL servers. Among many other high-profile victims, it managed to bring down the Bank of America's ATM system, disrupted part of Seattle's emergency services, and caused Continental Airlines to cancel several flights, causing damages in the region of $1.2 billion and infected 200,000 PCs. Number 4. In the summer of 2001, 2 employees at EI Digital Security discovered a new virus. While drinking Code Red Mountain Dew at the time, they decided to call this new virus Code Red. The virus defaced many websites with the message "hacked by Chinese," causing damages of $2.6 billion and infecting over 1 million PCs. This virus would launch DDoS attacks on several fixed IP addresses, the highest profile victim being the White House. Number 3. If you received an email labelled "I love you," would you open it? Well, over 500,000 people did. In the year 2000, this virus surfaced just after Melissa hit computers worldwide. It was a standalone program sent via email with the title "I love you." The virus would email itself to the first 50 contacts in the user's address book and embed itself deep into the computer, copying itself many times. It would then download a file that stole passwords and secretly emailed the information to hackers. Causing damages of $15 billion doesn't seem very loving. Number 2. The So Big virus is considered one of the most destructive worms of its time. With many variants, none were more destructive than So Big F. With damages in the region of $37.1 billion, this worm appeared only a little more than 2 weeks before Slammer and infected over 2 million PCs worldwide. Sending itself in emails from big@boss.com, So Big F spread faster than any other email worm prior. Even with a bug in its code preventing local network infection, it managed to bring freight and computer traffic to a halt in Washington, D.C. and grounded many of Air Canada's flights. Number 1. The aptly named My Doom was the fastest spreading virus of all time, and in February 2004 it was estimated to be infecting 1 in 12 emails, with 100,000 interceptions taking place every hour. It spread through email and peer-to-peer networks, enabling it to dig deep into the web. It manifested through an email attachment with titles such as "Mail Delivery System" or "Mail Transaction Failed." Naturally, many people opened the attachment. Its aim was to assault Google, Alta Vista and Lycos, and at its peak managed to shut down Google for almost an entire day, infecting over 2 million PCs and causing damages of around $38 billion. They never found the creator. So with thousands of new computer viruses being discovered every day, many people wonder who is creating them, while others simply wonder who is making money from them. As always, thanks for watching. अच्छा स्टूडेंट्स देखिए ये जो मैंने वीडियो आपको दिखाई है ये इसका ताल्लुक किस चीज़ से है वी स्टार्टेड दिस चैप्टर ऑन ई-कॉमर्स सिक्योरिटी पेमेंट्स एंड सिस्टम्स ठीक है लास्ट वीक आई गेव यू एन ओवरव्यू टू इट and we discussed article 5.1 from here where we basically discussed the e-commerce security environment ठीक है सही right so today I'll go ahead and I'll talk about article 5.2 from your books which is more towards it basically covers the types of e-commerce hacks that occur, the hacking that occurs, the fraudulent activities that occurs, the malicious activities that take place by virtue of which all people involved in a transaction suffer badly. ठीक है पहले मैं क्या करूँगी आपके सामने मैं एक फिगर रखती हूँ ये हमारे पास एक टिपिकल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है ठीक है ये मेरे पास एक टिपिकल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है ठीक है अच्छा मेरा ख्याल है कि आपको जो मैंने प्रोजेक्ट दिया है उसमें कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा है कि आप एक्सप्लेन करें कि जो एक टिपिकल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन किस तरह का होता है ठीक है तो आपने इस पूरी जो फिगर है इस तस्वीर पे आपने मुझे एक पैसेज लिख के बताना ठीक है काशिफ आप मेरी बात सुन रहे हैं
यस मैम। काशिफ, आपको जो मैंने प्रोजेक्ट दिया आप लोगों को, आप सीआर हैं क्लास के, मैं आपसे इस वजह से बात कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स अगर आपके पास आए तो आप उन्हें ब्रीफ कर सके। जो आपका प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि मैंने आपसे कहा है कि मुझे जनरली बताएं कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, तो आपने मुझे इस पूरे फ्लो को समझाना है। ठीक है, सही है, राइट। अच्छा, हम जरा इस फ्लो से थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये फ्लो कैसे काम करता है। दिस इज हाउ अ टिपिकल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन वर्क्स। ठीक है, आम हालात में ई कॉमर्स से ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं, वो साइट चाहे इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो, लगभग जो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है वो यही है। इसमें क्या है, ऑनलाइन कंज्यूमर हूँ मैं और आप, हम यहाँ पे हैं। ठीक है, मैं हूँ, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं एक ऑनलाइन कंज्यूमर हूँ और मैं अपने सिस्टम से या मैं अपने मोबाइल डिवाइस से, मैं अपने डेस्कटॉप से, अपने मोबाइल डिवाइस से एक ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ ऑनलाइन स्टोर को। वो ऑनलाइन स्टोर जो है वो सपोज करें नाइकी है, या वो ऑनलाइन स्टोर जो है सपोज करें वो कोई एयरलाइन सर्विस है, मुझे अपना टिकट बुक कराना है ऑनलाइन, या वो कोई रेस्टोरेंट है या खाड़ी है। मैं ऑनलाइन स्टोर से ऑनलाइन कंज्यूमर राब्ते में हूँ। ठीक है, तो ये मैं ऑनलाइन कंज्यूमर हूँ, मैं एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, एक आईएसपी के थ्रू जो है मैं ऑनलाइन स्टोर पे गई हूँ, और इस ऑनलाइन स्टोर से है सपोज करें अगर मैं नाइकी हूँ तो मैंने अपने ट्रॉली में, अपने कैस्केट में, शॉपिंग कार्ट में कुछ चीज़ें डाली है, शॉपिंग मैंने की है, एक लिस्ट है। ये ऑनलाइन स्टोर जो एक लिस्ट जनरेट करता है, ठीक है, मेरी खरीदारी की। तो मैंने जो जो चीज़ें पूरे पेज पे जो है जाके स्काउट की हैं, घूमा है पूरे पेज को, मैंने उसको मतलब सर्वे किया है। ये ऑनलाइन स्टोर पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है, बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन रखता है ऑनलाइन स्टोर उस तमाम लिस्ट की जो मैंने शॉपिंग की है। ठीक है, फिर मैं इस स्टोर पे, मैं पहली बार हो सकता है ना गई हूँ, मैं कोई 10वीं बार गई हूँ, 12वीं बार गई हूँ, इसी पॉइंट इन टाइम पे जो है इस ऑनलाइन स्टोर पे सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लाखों करोड़ लोगों की इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो बाइंग की, जो कि इस स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं। तो उसके पास सिर्फ मेरी लिस्ट नहीं है, उन लाखों लोगों की लिस्ट भी है इस स्टोर के पास जो कि इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं या जो माजी में शॉपिंग किए हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, मैं गई खाड़ी के स्टोर पे, ये ऑनलाइन स्टोर है जहाँ मैं मुझे जाना है, जहाँ से मुझे शॉपिंग करनी, दिस इज मी। ठीक है, सो मैं ऑनलाइन कंज्यूमर हूँ, अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल डिवाइस से मैं ऑनलाइन स्टोर पे गई थ्रू एन आईएसपी, थ्रू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर इंटरनेट का लिंक नहीं होगा तो मैं ऑनलाइन स्टोर से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी जितनी भी लिस्ट है, जितनी चीज़ें मैंने खरीदारी करनी है, ठीक है, सही है, वो लिस्ट जो है वो पहुंचेगी डेटाबेस के थ्रू कंपनी के वेयरहाउस के पास। यस मैम। ठीक है, कंपनी जो डेटाबेस है बेसिकली सर्वर है, सर्वर मेरी रिक्वेस्ट के खातून ने ऑनलाइन स्टोर से ये अशिया जो हैं वो पिक की हैं, सिलेक्ट किए, शॉर्टलिस्ट किए हैं, वो मेरी पूरी रिक्वेजिशन जो है वो सर्वर पर जाएगी और सर्वर वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा वेयरहाउस पे। ठीक है, वेयरहाउस से फिर मामले को जो है वो फर्दर जो है वो टटोला जाता है, उसको प्रूव किया जाता है और गुड जो है वो शिपमेंट के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। ये शिपिंग आ गई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो हमने देखा कि ऑनलाइन स्टोर और सर्वर जो है ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब ऑनलाइन स्टोर जितनी बाइंग मैं करती हूँ वो होती है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, मैं पे करती हूँ ना उसको। ठीक है, अब ये देखिए, मैं जो ही कार्ट में अपने आइटम्स डालती हूँ तो उसी दौरान मैं क्रेडिट कार्ड भी यूज करती हूँ। ठीक है, जो सर्वर है इसके पास दो तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, ये कि मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स क्या है, मैं लॉगिन करती हूँ, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालती हूँ, पासवर्ड डालती हूँ, लॉगिन इन्फॉर्मेशन यूज करती हूँ, ईमेल डालती हूँ अपना, तो ये सारा बैंक ऑफ इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास जाता है, डेटाबेस में होता है, सर्वर के पास जाता है। ठीक है, आई एज अ कस्टमर आई यूज माई क्रेडिट कार्ड बैंक इन्फॉर्मेशन, और ये मेरे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है मर्चेंट के बैंक में जाती है, मुंतकिली होगी रकम की कस्टमर से मर्चेंट बैंक तक। ठीक है, और ये पूरी जो फ्लो है इसकी जानकारी जो है वो डेटाबेस रखता है अपने पास, सर्वर रखता है अपने पास। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको, ये तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड मोड है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस कैसे होता है। हम इस चैप्टर में इसको क्यों पढ़ रहे हैं यार, हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं कि जितने भी लोग इस ऑनलाइन फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं वो इस फ्लो का फायदा कैसे उठाते हैं, वो इस फ्लो का फायदा कैसे उठाते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, आपके फ्लो में जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट ज्यादा होंगे ना, उतने ही आप रास्ते दे रहे हैं किसी को कि वो आए और आपके साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करे। अगर आपका एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा तो चांसेस भी हैं कि आपको जो भी हैक करेगा, आपको जो भी धोखा देगा, जो भी डिसेप्शन करेगा आपके साथ ऑनलाइन, वो एक ही रास्ते से आ जा रहा है। अब ये जितने भी स्टूडेंट्स एरोज हैं, आई एम सॉरी, जितने भी एरोज हैं ये सारे बेसिकली गेटवे प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन हैकिंग के लिए। ठीक है, जितने भी एरोज हैं ये सारे गेटवे प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन हैकिंग के लिए। ठीक है, आपको ये एरो समझ में आया। ठीक है, यहाँ से क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है मैंने एज अ कस्टमर रिलीज की और मर्चेंट बैंक तक पहुंची। ठीक है,
ये पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है? डेटाबेस के पास, सर्वर के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यानी कि अगर ये डेटाबेस कंट्रोल कर लिया जाए जिसमें लोग कंज्यूमर्स की, यूजर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे कंज्यूमर्स की इन्फॉर्मेशन है, उनके लॉगिन आईडीज हैं, पासवर्ड्स हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो किसी भी हैकर के जो है आप कह सकते हैं कि उसका जैकपॉट निकल सकता है। डेटाबेस सर्वर को कंट्रोल करने के लिए सीक्वल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये लिखिए प्लीज अपने पास, अपने पास आप लिखिए SQL, कैपिटल में लिखिएगा SQL। इसको हम पढ़ते क्या है? वी कॉल देम सीक्वल इंजेक्शंस। सीक्वल इंजेक्शंस, सीक्वल इंजेक्शन बेसिकली हम लगाएं, जो हैकर्स होते हैं, जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में ऑनलाइन लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, साइबर क्राइम में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी कोशिश क्या होती है, जो डेटाबेस सर्वर है जिसमें कि इस वक्त जितने भी लोग ऑनलाइन बाइंग कर रहे हैं स्टोर से, तो जितने भी लोगों ने माजी में बाइंग की है, सबका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। उनके बैंक इन्फॉर्मेशन है, उनकी पर्सनल रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कितनी बाइंग की, किस पॉइंट इन टाइम पे बाइंग की, तो ये हजारों मिलियंस ऑफ यूजर्स का पूरा ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड इनके पास होता है। तो सीक्वल इंजेक्शंस जो हैं वो यूज किए जाते हैं डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए। ये कंट्रोल जब थर्ड पार्टी के हाथ में आ जाता है, ठीक है, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं ब्लैकमेलिंग से लेके, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज से लेके, अकाउंट हैक करने तक, मर्चेंट का भी और क्लाइंट दोनों का, ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं जो आपको अगली तस्वीर दिखा रही हूँ वो देखिए, ये है, ये हमें दिखाए जा रहे हैं वनरेबल पॉइंट्स। ये वो सारे वनरेबल पॉइंट्स हैं, ये वो सारे वनरेबल पॉइंट्स हैं ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में। जितने मॉडिफाइंग ग्लास हैं आपको क्या दिखा रहे हैं, ये सारे वो लूप होल्स हैं जहां जहां पे आके ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो सकता है, ठीक है। पहली बात क्या है, मेरा अपना सिस्टम जो है, मेरा ऑनलाइन में जो अपना सिस्टम यूज कर रही हूँ, ठीक है, ये हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी कंट्रोल में हो। somebody may have been keeping an eye on my online activities। beacon होती है लाइट, रे को कहते हैं, ठीक है। so somebody may have been keeping an eye on my system। पहला ब्रीच तो यहाँ से शुरू होता है, फिर मेरी जो रिक्वेस्ट है वो जाती है पहले ISP के पास, ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट टैप हो सकती है, सेकंड सिक्योरिटी लैप्स यहाँ पे हुआ, ठीक है, सही है। फिर जो मेरी लिस्ट है, कस्टमर लिस्ट मेरी बनती है, दिस कुड बी स्टोलन, इट कुड बी मिसयूज फॉर मेनी पर्पसेस, ठीक है, यहाँ पे भी है, ये सिक्योरिटी लैब्स है। फिर मैंने आपसे कहा कि सीक्वल इंजेक्शंस हैं, ये जो यूज किए जाते हैं डेटाबेस से कंट्रोल करने के लिए। ये डेटाबेस बेसिकली क्या रखता है, ये पूल है, एक बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस का डाटा होता है वो सारा इस यहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जब ये पढ़ना शुरू किया था ई कॉमर्स, मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स प्लेस करते हैं कंपनीज के थ्रू, कंपनीज को, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है कोड्स के थ्रू पहुंचती है सर्वर पे, वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं जाएगी, कोड्स में जाएगी। तो होता क्या है कि मैंने यहाँ से जो लिस्ट बना के भेजी है अपने बाइंग आइटम्स की, वो लिस्ट जो है वो टेम्पर हो चुकी है। जो ही ये सीक्वल इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है डेटाबेस सर्वर को, तो कोड जो है वो एक्चुअली नहीं है जो मैंने भेजा, कोड अब टेम्पर हो गया, ठीक है। A SQL injection manipulates the database query to do something that is ideally not supposed to do, right? ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि जो SQL query है, जो मैंने क्वेरी यहाँ से दी थी, ठीक है, यहाँ तक जब पहुंची है तो मैनिपुलेट हो चुकी है, इट इज नॉट डूइंग समथिंग इट वाज सपोज्ड टू डू आइडियली। अब ये जो क्वेरी है ये अब मैलिशियस है, ये टेम्पर हो चुकी है, ठीक है। इट इज सेंट टू द डेटाबेस नाउ। डेटाबेस जब इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके पास वो क्वेरीज पहुंचेंगी, वो कोड्स पहुंचेंगे जो अब टेम्पर्ड हैं। ओरिजिनल कोड्स जो कस्टमर ने प्लेस किए थे वो अब नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, सही है। और ये बेसिकली सीक्वल कोड्स यूज किए जाते हैं, जो टेम्परिंग के लिए हम कोड्स यूज करते हैं, हैकिंग के लिए कोड्स यूज करते हैं, इस मामले में वी कॉल देम सीक्वल कोड्स, राइट। दे आर डन टू टेक कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस सर्वर। यहाँ पे भी हम देखते हैं सिक्योरिटी ब्रीच यहाँ पे भी हो सकता है। इसके अलावा जो है ये डॉस कार्ड थेफ्ट है, ये मैं आपको सिखाऊंगी आज ये क्या होता है, ठीक। कस्टमर क्रेडिट कार्ड बैंक इंफॉर्मेशन जो है ये चोरी की जाती है, ये डॉस अटैक के थ्रू होती है, ठीक है। आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करके कस्टमर की क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को जो है वो आप हैक करते हैं, यू स्टील इट, दिस इज कॉल्ड अ डॉस अटैक। तो यहाँ से भी आप देखें सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। और ये जो पूरा रास्ता है जिसमें के इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर क्रेडिट कार्ड की बैंक मर्चेंट तक पहुंच रही है, इसमें बीच में भी जो है एट टाइम्स हम देखते हैं कि ईज़ड्रॉपिंग होती है। देयर आर पीपल हु सिट बाय टू वॉच द ट्रांजैक्शन, द मनी मूविंग फ्रॉम वन ट्रेल टू अनदर। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास ये जितने भी गेटवेज है ना, ये सारे गेटवेज एक तरह से एक ट्रैप है, ठीक है। ये फिगर आपसे ये शेयर कर रही है, राइट।
ये मेरे पास है। अब हम क्या स्टडी करेंगे? मैलिशियस कोडिंग, ठीक है। ये वो सारे तरीके हैं, ये वो सारे कोड्स हैं जिनके थ्रू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जो है ई कॉमर्स में या ऑनलाइन की जाती है। अच्छा, कीप अ पेन पेपर विद यू। मैं बारी बारी आपको इनके बारे में एक वाइडर जनरल डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। हसीब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो हसीब, कैन यू हेयर मी? यस मैम, मेरा माइक बंद है। नहीं, माइक बिल्कुल सही है आपका, मुझसे बात करते रहिएगा। अच्छा, पहले लिखिए प्लीज एक्सप्लॉइट्स। पहले आप लिखिए एक्सप्लॉइट्स। ये सारे स्टूडेंट्स क्या है? मैलिशियस कोड्स। मैलिशियस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा मैलिशियस, एक ऐसा आप कह सकते हैं मैलिशियसनेस एक ऐसा इंटेंट होता है जिससे आप किसी को हार्म करना चाहते हैं, ठीक है। मैलिशियसनेस एक ऐसा इंटेंट होता है, एक ऐसी सोच है आपकी जिससे आप किसी को हार्म करना चाहते हैं। तो हम पढ़े मैलिशियस कोडिंग। हम ई कॉमर्स की दुनिया में मैलिशियस कोडिंग को स्टडी करेंगे। ये कोड्स जो है बेसिकली डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, हैक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और ये अनऑथराइज लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तमाम कोड, जिनको इजाजत नहीं है। और ये थ्रू आप कह सकते हैं दे कम थ्रू द अंडरवर्ल्ड, टू द डार्क वर्ल्ड, एंड दे कम एंड डिसरप्ट द ई कॉमर्स मैकेनिज्म और द ऑनलाइन मैकेनिज्म of a country's political regime maybe, a country's defense maybe, or an online business, ठीक है। इससे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लॉइट्स की। एक्सप्लॉइट्स में लिखिएगा, एक्सप्लॉइट्स बेसिकली क्या है? एक मैलिशियस कोडिंग होती है। पहली बात, ये मैलिशियस कोडिंग है, ठीक है। ये क्या करता है? इट टेक्स एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज। लिखिएगा अपने पास, इट टेक्स एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज। अच्छा, मेरा सिस्टम कह रहा है आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो ये अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप प्लीज लॉन्गर टाइम के लिए कहीं चले मत जाइएगा, स्टे नियर द स्क्रीन, ठीक है, जब तक है हम काम करते हैं। एक्सप्लॉइट क्या करते हैं? ये मैलिशियस कोडिंग की टाइप है। व्हाट डू दे डू? दे टेक एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज। स्टूडेंट्स देखिए, सारे सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो सॉफ्टवेयर वीक भी होते हैं, उनमें सिक्योरिटी लैप्सेस के चांसेस 200% होते हैं। जैसे हर घर है वो सेफ तो नहीं है, बाज़ घरों में बाज़ एंट्रीज और एग्जिट्स ऐसे होती हैं जिसमें 200% कोई ना कोई शख्स आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशंस होती हैं, उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। तो एक्सप्लॉइट्स बेसिकली क्या है? ऐसे कोड्स होते हैं, दे टेक एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज। जो सॉफ्टवेयर्स बहुत हाईली ऑटोमेटेड है, हाईली आई वुड से इंजीनियर्ड है, तो उनको तो तोड़ना मुश्किल बात है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर जो वीक होते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ठीक है, वल्नरेबल होते हैं, तो ये एक्सप्लॉइट्स क्या करते हैं? दे टेक एडवांटेज ऑफ सच vulnerabilities, such software vulnerabilities in a computer operating system, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर vulnerability जो है या कमजोरी जो है या लकूना जो है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो सकता है, उसके वेब ब्राउजर में भी हो सकता है, किसी ऐप में भी हो सकता है, और किसी और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में भी हो सकता है, ठीक है, सही है। अच्छा, एक्सप्लॉइट किट्स जो होती हैं वो क्या है? वो बंडल ऑफ एक्सप्लॉइट्स ही हैं। जो किट जो होगी, एक्सप्लॉइट किट जो होगी, वो बंडल ऑफ एक्सप्लॉइट्स ही होते हैं, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ एक्सप्लॉइट्स बंडल टुगेदर, दे मेक एन एक्सप्लॉइट किट। दे आर सोल्ड एंड दे आर रेंटेड बोथ फॉर कमर्शियल पर्पसेस, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इनको एक्सप्लॉइट किट्स को चलाने के लिए आपको कुछ खास महारत की जरूरत नहीं होती है, आपको सारे टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो एक्सप्लॉइट किट्स होती हैं ये किस तरह से जो है ये सॉफ्टवेयर को डैमेज करती हैं? ये उन सॉफ्टवेयर को डैमेज करती है जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, जो वाइडली यूज सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सबसे ज्यादा डैमेज करती है। फॉर इंस्टेंस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सॉफ्टवेयर को डैमेज करती हैं ये। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया इसमें आपका, ठीक है, एडोब फ्लैश रीडर हो गया, ओरेकल हो गया, जावा हो गया, ठीक है। तो ये इन सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज ढूंढ के उन सॉफ्टवेयर को डैमेज करती हैं। अब सवाल ये है कि इन डैमेजेस से हासिल क्या हो रहा है? देखिए स्टूडेंट्स, इंटेंट क्या होता है? द इंटेंट इज टू स्टील ईमेल आईडीज, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पर्सनल डाटा एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। आगे हमारे पास है माल एडवर्टाइजिंग। माल एडवर्टाइजिंग, माल एडवर्टाइजिंग ये क्या चीज होती है? देखिए स्टूडेंट्स, ये भी मैलिशियस कोडिंग की एक टाइप है, ये भी मैलिशियस कोडिंग की एक टाइप है। अच्छा, आप में से कोई रिपीट करेगा प्लीज, ये एक्सप्लॉइट्स और एक्सप्लॉइट किट्स क्या होता है? कोई भी रिपीट करे आप में से। यस मैम। एक्सप्लॉइट्स का आपने बताया है कि एक्सप्लॉइट्स के थ्रू जो एक्सप्लॉइट्स काम ऐसे करते हैं कि अटैक जो है वो
वीक सॉफ्टवेयर को करता है जिनके अंदर वल्नरेबिलिटीज होती है, उनको सर्च करके क्लाइंट्स को हाँ ठीक है, टारगेट। सही है, वेरी गुड। दे टेक एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज इन अ कंप्यूटर। ठीक है, आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कमजोरियां ढूंढता है, वेब ब्राउजर में जो वल्नरेबिलिटीज हैं, एप्स में हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में, उनको ढूंढता है। ठीक है, सही है। और दैट इज हाउ इट स्टील्स information on your email IDs, login credentials, personal data and financial information. Exploit kit क्या है? Exploits का जो bundle है उसको exploit kit कहते हैं, right? और ये आमतौर पर जो छोटे लेवल के क्रिमिनल होते हैं, छोटे लेवल के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो ये इस्तेमाल करते हैं, exploits यूज करते हैं, exploit kits यूज करते हैं. You don't need to have much technical knowledge to use exploit kits. रेंट पे भी मिल जाती है इजीली, या सोल्ड टू कमर्शियली भी इस्तेमाल की जाती हैं ये, मतलब मैलिशियस इंटेंट के लिए। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया डैमेज करने का साइबर स्पेस को। दूसरा हमारे पास क्या है? मैलवर्टाइजिंग। मैलवर्टाइजिंग क्या है? इसमें आप क्या करेंगे? यू आर सेंडिंग द मैलिशियस अटैचमेंट टू एन ईमेल। यस मैम। ठीक है, यू आर अटैचिंग अ malicious attachment to an email, और ये एक embedded link की तरह एक ईमेल के साथ जाती है। और उसमें मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भेजा है, डॉक्यूमेंट भेजा है, एक्सेल का डॉक्यूमेंट भेजा है, ठीक है, या तो ऑनलाइन ऐड खुला आपके सामने, राइट, ठीक है, फाइल बाइंडिंग की जाती है मैम इसमें। जी हाँ, तो ये उसके साथ जो है लिंक के साथ आपके सिस्टम में आके ये बैठ जाता है। ठीक है, सही है। अच्छा, जितनी स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेटेड आप एड नेटवर्क्स यूज कर रहे होते हैं, बाज़ दफा मैं कंपनी हूँ, एड्स बना रही हूँ अपने लिए, ठीक है, पब्लिसिटी के लिए, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड मैं एड नेटवर्क्स बना रही होती हूँ, उतना ही मुश्किल होता है मेरे लिए एज अ कंपनी डिटेक्ट करना कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो माल फ्री है या नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हम जब बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम क्या चाह रहे होते हैं एज मर्चेंट्स कि उतना ही ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी कम से कम होगा। जितना वो कॉम्प्लेक्स होगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतने ही थेफ्ट के चांसेस कम होंगे। लेकिन किताब आपकी कहती है यार उतना ही जो है डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा, कि मालवेयर हो कहाँ पे रहा है। बाज़ दफ़ा सिस्टम को समझना जो कि आपकी अपनी क्रिएशन कितना मुश्किल हो जाता है कि आप यू कैन नॉट पिक थेफ्ट। ठीक है, सही। तो ये क्या है? ईमेल्स के थ्रू कुछ अटैचमेंट्स बन के ये आपके ईमेल्स के थ्रू आपके सिस्टम पे आ जाते हैं। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ईमेल में आते हैं, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ऑनलाइन ज़ायद आते हैं मेरे पास, ये उनके साथ एम्बेडेड होके लिंक के थ्रू ईमेल में मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है, आप एक लिस्ट बनाते जाइए, फिर हम आखिर में इसको देखते हैं कि ये वेरी कैसे करते हैं। अच्छा, मालवेयर और कैसे आपके सिस्टम में आ सकता है? आपके सिस्टम में आ सकता है जो मैलिशियस पॉपअप एड्स होते हैं, कुछ पॉपअप एड्स होते हैं वो मैलिशियसली सेंड किए जाते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो मैम जैसे कभी कभार, हेलो जी बोले। कभी कभार एक नोटिफिकेशन आती है कि फलां वेबसाइट वांट्स टू सेंड यू मैसेजेस। हाँ, पॉपअप एड्स की मैं बात आपसे कर रही हूँ। ठीक है, हमारे स्क्रीन पे जब पॉपअप एड्स आते हैं तो बाज़ दफ़ा जो है वो मैलिशियस इंटेंट से आते हैं। ठीक है, उनको हमारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आप क्लिक करते हैं जो ही, तो अंडर द बोर्ड जितनी भी आप टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो उस रिमोट लोकेशन पे तो कंप्यूटर बैठो उसके पास इन्फॉर्मेशन यूज चली जाती है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल होंगे इस वक्त, जैसे आपके कॉलीग ने भी किए। आप एक काम करिए, सारी लिस्ट को जरा अपने पास प्लीज आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर आप देखिए कौन सा केस कहाँ पे लाई करता है, आप मुझसे वेरीफाई बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉपअप एड्स के थ्रू जो है मैलवर्टाइजिंग की जाती है। ठीक है, डाउनलोड्स के थ्रू की जाती है। इट इज ड्रिवन बाय डाउनलोड्स। मैं ऐड डाउनलोड कर रही हूँ, मूवीज डाउनलोड कर रही हूँ, यूट्यूब को वीडियो डाउनलोड कर रही हूँ, फाइल डाउनलोड कर रही हूँ एक्सेल की, वर्ड की, तो उसके साथ भी अटैच होकर जो है मेरे सिस्टम में ये आ सकता है। ठीक है, फ्लैश एड्स जितने होते हैं, एडोब में जितने भी फ्लैश एड्स बनते हैं, ठीक है, वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, उनमें मैलवेयर आता ही आता है। तो बहुत सी कंपनीज जो हैं, जैसे अमेजोन है या गूगल है या फेसबुक है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, ये बहुत सी कंपनीज को जो कि इनके प्लेटफॉर्म से एड्स देते हैं, उन्हें मना कर देते हैं कि आपका एड जो है वो एडोब या फ्लैश पे ना बनाओ प्लीज, क्योंकि आपके ऐड के साथ फिर मालवेयर भी आएगा। ठीक है, सही है, और मेरा पूरा सिस्टम जो है, मेरा पूरा हब जो है वो हैक हो जाएगा। तो एड्स अगर आपके फॉर इंस्टेंस HTML5 पे बने हुए हो, क्रोम पे बने हुए हो, फायरफॉक्स से बने हुए हो, एप्पल सफारी पे बने हुए हो,
तो वो ज्यादा फेवर किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा कि दे आर ड्रिवन बाय डाउनलोड्स, ये मैंने आपसे बात की है। मैं आपको जो ड्राइव बाय डाउनलोड्स हैं मैं इसके बारे में आपको मजीद बताती हूँ कि इसके बारे में कहा जाता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ अफेक्टिंग अ कंप्यूटर, इन्फेक्टिंग सॉरी, सिस्टम्स को हैक जो करने का एक सबसे कॉमन तरीका क्या है कि यू आर ड्राइविंग इट बाय डाउनलोड, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ इन्फेक्टिंग कंप्यूटर्स। ये क्या है, जो भी आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, जो भी आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, ये उसके साथ ही आप सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, राइट, ठीक है। फिर आपके पास है वायरसेस। वायरसेस स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वायरसेस जो होते हैं ये रेप्लिकेट करते हैं कॉपीज, फाइल्स को। Yes, ma'am. They replicate or they make copies of itself and they spread it to other files. सुनिएगा मेरी बात। अच्छा, वायरसेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये इनको आप पहचान नहीं सकते, ये देखने में पहचान में नहीं आते। सो दे हैव अ वेरी बिनाइन प्रेजेंस, ये बड़े हार्मलेस से होते हैं अपनी सूरत शक्ल में, लेकिन असल में वायरस होता है, ठीक है। इसमें एक फॉर्म है इसकी पेलोड, PAYLOAD। वायरसेस के बारे में कहा जाता है कि ये दे आर बिनाइन इन नेचर, BEGNIN। इनको पहचानना मुश्किल होता है, इनोसेंट लुकिंग होते हैं चेहरे से बहुत। जैसे बहुत से लोग होते हैं आम जिंदगी में चेहरे से बहुत मासूम होते हैं, लेकिन आपको ऐसी जगह जाके हिट करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कभी। तो वायरसेस जो है